हेलो एवरीवन। सो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं संबंध एवं फलन। हिंदी मीडियम 12th का टॉपिक है। फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शंस स्टार्ट करने से पहले जितनी जल्दी हो सकेगा हम कोर्स पूरा कवर अप करने की कोशिश करेंगे। संबंध एवं फलन से पहले आपको एक बात समझनी ज़रूरी है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। सपोज मान लो हमारे पास ए अगर ए मेरे पास कोई सेट मिला है से 1, 2, 3, ठीक है, और बी मेरे पास कोई दूसरा सेट मिला है ए, बी, तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है? ए क्रॉस बी से हमारा क्या मतलब है कि इस 1 को पहले इन दोनों के साथ अरेंज करना है, फिर इस 2 को इन दोनों के साथ, और फिर इस 3 को इन दोनों के साथ अरेंज करना है। ठीक है, मतलब पहले 1, ए, 1 को ए के साथ, फिर 1, बी, 1 को बी के साथ, ऐसे ही फिर 2, ए एंड 2, बी, ऐसे ही 3, ए एंड 3, बी। क्लियर है? यहाँ पर मेरे पास टोटल कितने एलिमेंट हो गए? एक एलिमेंट, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पर कुल मेरे पास 6 अवयव हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा ये ए क्रॉस बी है। जब ए क्रॉस बी की बात करूंगा तो यहाँ पर ए पहला सेट है, बी दूसरा सेट है। सेट मतलब समुच्चय। तो यहाँ पर ए जो पहले स्थान पर आ रहा है ये ए के अवयव है। ये पहले स्थान पर ए के अवयव है क्योंकि ए पहले, और दूसरे स्थान पर बी के अवयव है क्योंकि बी दूसरे नंबर पर है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बी क्रॉस ए की बात करता हूँ तो अब की बार क्या होगा? पहले शुरू में बी के अवयव आएंगे, तो ए का पहले 1 के साथ, फिर ए का 2 के साथ, फिर ए का 3 के साथ, ऐसे ही बी का 1 के साथ, फिर बी का 2 के साथ और बी का 3 के साथ। यहाँ भी हमारे पास टोटल 6 अवयव आ चुके हैं। क्लियर है? तो ये हमारा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, कार्तीय गुणज जिसे कहते हैं, कार्तीय। ठीक, ये क्यों समझा रहा हूँ? ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अब उप समुच्चय क्या होता है 11th क्लास में आपने पढ़ा था। ये हमारे पास एक समुच्चय है, ये पूरा एक समुच्चय है, ये भी एक पूरा समुच्चय है। उप समुच्चय, उप मतलब छोटा, समुच्चय मतलब हमें यहीं से कुछ अवयवों को उठा के एक अलग सेट में, मतलब एक अलग समुच्चय बनाना है। इसी के अंदर से कुछ अवयव उठाने हैं। इसी जितने 6 अवयव दिख रहे हैं, या तो इन पूरे 6 को उठा लो या इससे कम उठा लो, जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। जैसे मान लो S एक समुच्चय है और इस समुच्चय के अंदर मैं इसके अवयव डालूंगा, A क्रॉस B, A कार्तीय गुणज B के अवयव डालूंगा। जैसे मैंने पहला अवयव डाल दिया 1, A, दूसरा अवयव डाल दिया मैंने 2, A, और तीसरा अवयव डाल दिया मैंने 3, A। क्लियर है? यहाँ पर मैंने 3 अवयव इसके उठा के डाल दिए। क्लियर? इसका मतलब ये S जो है ये उप समुच्चय है किसका? A क्रॉस B का। S क्या हो गया? उप समुच्चय हो गया A क्रॉस B का। तो इस S को हम कहते हैं कि ये संबंध है A से B में। क्लियर है? S को हम क्या कहेंगे? ये संबंध है कहाँ से कहाँ पे? A से B में ये संबंध है। तो संबंध की सिंपल सी परिभाषा होती है। देखो संबंध की यहाँ पर हम परिभाषा देखते हैं क्या होती है। संबंध एवं फलन प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर आदि की अवधारणाओं का विभिन्न प्रकार से वास्तविक मानीय फलनों और उनके आलेखों सहित परिचय करा चुका है। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन आपका एक उप समुच्चय होता है किसी भी कार्तीय गुणज का। जो अभी हमने देखा, किसी भी कार्तीय गुणज का, ये क्रॉस भी हमारे पास एक कार्तीय गुणज है, इसका क्या होता है? उप समुच्चय होता है संबंध। क्लियर है? ये याद रखना, ये क्या होता है? इसका उप समुच्चय होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार पर आते हैं कि संबंधों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं संबंध। क्लियर है? तो संबंधों के प्रकार में सबसे पहला आता है आपका रिक्त संबंध। देखो सबसे परिभाषा पहली हमारे पास क्या है? रिक्त संबंध की। कि रिक्त संबंध क्या होता है? रिक्त मतलब कुछ नहीं, खाली हो, ऐसा संबंध जिसके अंदर कुछ हो ही ना, खाली हो। जैसे उदाहरण से समझो आप। उदाहरण फर्स्ट आपको क्या मिला है कि ए हमारे पास एक समुच्चय है जिसमें बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। मतलब ए आपको एक समुच्चय मिला है
जिसके अंदर स्कूल के सभी बालक हैं। क्या है? स्कूल के सभी बालक हैं, सभी बालक, ठीक है, स्कूल के सभी बालक हैं। अब अगर आप इसको समझो तो मान लो आप 12th क्लास में हो, 12th क्लास में आपके स्कूल में मान लो 4 बच्चे हैं, केवल 4 के 4, और वो चारों लड़के हैं, यानी B1 बॉय 1, B2 B3 और B4, ठीक है। तो A क्रॉस A क्या होगा? A क्रॉस A मतलब इस समुच्चय का, इसी समुच्चय के साथ कार्तीय गुणज क्या होगा? पहले ये B1 वाला सबके साथ बनाएगा, B1 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 B2, है ना, ऐसे ही करके B1 B4 तक। उसके बाद फिर B2 वाला बनाएगा सबके साथ, B2 B1, और ऐसे ही चलेगा B2 B4 तक। ऐसे ही फिर B3 वाला बनाएगा, B3 B1 एंड कहाँ तक? B3 B4 तक। और ऐसे ही फिर 4 वाला बनाएगा, B4 B1 से लेके कहाँ तक? B4 और B4 तक। तो यहाँ पर कुल मिला के हमारे पास 16 अवयव आ गए। क्लियर है? अब रिक्त समुच्चय की बात कर रहे हैं। रिक्त समुच्चय क्या होता है? देखो, रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होता, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जैसे यहाँ पर ए क्या था कि सभी विद्यार्थियों का, विद्यार्थी कैसे लेना है? मैं बालक लेना है, विद्यार्थी बालक लेना है। तो आर जो उसने संबंध, आर क्या होता है? आर को हम संबंध से दिखाते हैं, रिलेशन, ठीक। उसने रिलेशन कैसा दिया है? ए कॉमा बी सच दैट, इसका मतलब होता है सच दैट। ये सच दैट का मतलब होता है ये खासियत बताता है आपकी कि क्या खासियत है इस ए और बी में, ऐसी क्या खासियत है। तो ए और बी में खासियत ये है कि ए बी की बहन है, ठीक है जी, ए बी की क्या है? बहन है। तो आपको संबंध आर क्या मिला है? ए कॉमा बी सच दैट ए जो है वो बी की क्या है? बहन है। ये बहन है भाई साहब। यहाँ पर तो सारे लड़के लड़के हैं, यहाँ बहन तो कोई है ही नहीं, कोई लड़की है ही नहीं। तो बहन तभी बनेगी ना जब लड़की होगी। यहाँ बहन है ही नहीं, लड़कियां है ही नहीं। तो यानी कि ये ए कॉमा बी जो उसने संबंध दिया है, ए बी की बहन है। क्या यहाँ पर आप ऐसा कोई अवयव आपको दिख रहा है जिसमें कोई किसी की बहन हो? बहन तो तभी होगी ना जब लड़की होगी। जब इस समुच्चय के अंदर लड़कियां ही नहीं है तो बहन तो नहीं बन पाएंगी। इसका मतलब ये संबंध कैसा है? रिक्त संबंध है, खाली संबंध है, इसके अंदर कुछ नहीं, ठीक है। ए बी की बहन है, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, ये रिक्त समुच्चय बन जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास, अच्छा, संबंधों के प्रकार में आपने रिक्त समुच्चय पढ़ लिया। उसके बाद आता है आपका स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव। तो किसी भी संबंध को हम रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे? देखो ध्यान से समझो एक चीज, ये यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपके कि दिखाओ कि ये रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है या नहीं है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्वतुल्य क्या होता है? मान लो आपको एक समुच्चय मिला है 1 2 3, ठीक है, ये आपका समुच्चय है। अब परिभाषा ये कहती है कि कोई भी संबंध स्वतुल्य बनेगा यदि प्रत्येक ए के लिए, ये इसका मतलब क्या है? बिलोंग, मतलब ये जो ए अवयव है, ये छोटा वाला ए जो अवयव है, इसके लिए क्या होना चाहिए? ए कॉमा ए टाइप के अवयव आर के अंदर, संबंध के अंदर होने चाहिए। अगर ऐसा है तो संबंध स्वतुल्य बन जाएगा, वरना संबंध स्वतुल्य नहीं बनेगा। मतलब अगर मैं आपको एक संबंध देता हूं 1,1, 2,2 और 2,3, ये एक संबंध है। स्वतुल्य की परिभाषा ये कहती है कि यहाँ का हर एक अवयव उसी के साथ संबंधित हो, है ना। यही तो परिभाषा थी कि इसका हर एक अवयव इसी के साथ संबंधित हो। ये ए कहाँ से आ रहा है? ये ए यहाँ से आ रहा है, जो आपको समुच्चय मिला हुआ होगा, ठीक है जी। यहाँ पर ए के पास एक 1 है, एक 2 है और 3 है। इसका मतलब यहाँ का अगर हर एक अवयव इसी के साथ संबंधित हुआ तो ही संबंध स्वतुल्य बन पाएगा, वरना स्वतुल्य नहीं बन पाएगा। देखो, अगर 1 1 के साथ संबंधित होगा तो 1,1 ये है, संबंध के अंदर दिया हुआ है ना उसने, है। 2 2 से संबंधित होगा तो ये भी दिया हुआ है।
लेकिन 3 3 से संबंधित है ये उसने नहीं दिया है। इसका मतलब ये जो R है ये R स्वतुल्य नहीं है। ठीक है जी, ये R स्वतुल्य नहीं है। ये बात समझ में, ये स्वतुल्य नहीं है। ठीक है जी। स्वतुल्य के बाद दूसरी परिभाषा आती है आपकी सममित। सममित क्या होता है कि अगर A1, A2 R के अंदर है तो इनका उल्टा भी R के अंदर होना चाहिए। मतलब A2, A1 भी R के अंदर होना चाहिए। देखो जरा, हमने यही एक संबंध बनाया हुआ है। यहाँ पर 2, 3 R के अंदर है ना, तो इसका उल्टा क्या बनेगा 3, 2। क्या ये आपको इसके अंदर दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। इसका मतलब ये सममित भी नहीं है, सममित नहीं है। ये बात क्लियर है, ये सममित भी नहीं है। और उसके बाद आते हैं हम संक्रामक पे। संक्रामक क्या होता है कि अगर A1 और A2 R के अंदर है और A2 और A3 R के अंदर है तो A1 और A3 भी R के अंदर होने चाहिए। मतलब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाए और इसका पहला अवयव और इसका लास्ट का अवयव भी R के अंदर होने चाहिए। जैसे ये हमारे पास संबंध है, देखो ये 1, 1 इसके पास है, लेकिन इसके लास्ट में क्या है 1 और शुरुआत में किसी के भी 1 नहीं है, तो हम इसको नहीं देखेंगे। उसके बाद यहाँ आ जाओ 2, 2 R के अंदर है और 2, 3 भी R के अंदर है। देखो 2, 2 R के अंदर है और 2, 3 भी R के अंदर है। ये हो गया A1, A2 और ये हो गया A2, A3। ये दोनों एक जैसे होने चाहिए A2, A2, तभी बात बन पाएगी। तो क्या A1, A3, A1 क्या है 2 और A3 कितना है 3, क्या ये R के अंदर है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल है, शानदार तरीके से। लेकिन ये बात आपको हर एक अवयव के लिए देखनी पड़ेगी। यस, तो यहाँ ये क्या है, ये हमारा संक्रामक है, संक्रामक है। ठीक है, तो ये जो संबंध है ये ना तो स्वतुल्य है ना सममित है, लेकिन ये संक्रामक बन चुका है। जैसे उदाहरण से समझते हैं इसके, तब बुक के जो आपके उदाहरण है। देखो जी, मान लीजिए T किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय। मतलब आपको एक थैला दिया है, उस थैले के अंदर सारे त्रिभुज डाल दिए। ठीक है जी, समुच्चय T में R, देखो संबंध क्या मिला है, संबंध मिला है कि T1, T2। T1 क्या है, एक त्रिभुज है, T2 भी क्या है, एक त्रिभुज है। सच दैट का मतलब होता है कि आपको खासियत बताएगा T1 और T2 में क्या खासियत है। तो खासियत यह है कि T1 और T1 T2 के सर्वांसम है, मतलब एक जैसे दिखने वाले हैं। तो कह रहे सिद्ध करो कि R एक तुल्यता संबंध है। अच्छा, तुल्यता संबंध क्या होता है? तुल्यता संबंध हम उसे कहते हैं जिसमें ये तीनों बातें सत्य हो जाए। मतलब अगर कोई संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, अगर तीनों बातें हैं तो ऐसा संबंध तुल्यता संबंध बन जाता है। तो हमें सिद्ध करना है। चलो छोड़ो, आपको सिद्ध करने के लिए नहीं दिया, उसने सीधा एक क्वेश्चन पूछ लिया कि सिद्ध की जगह अगर उसने ये पूछ लिया क्या R तुल्यता संबंध है, और यहाँ लग गया क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ऐसा तो एग्जाम में देगा नहीं ना वो सिद्ध कीजिए, क्योंकि आप फिर जबरदस्ती कर ही दोगे। ठीक है, तो क्या R एक तुल्यता संबंध है? तो तुल्यता संबंध के लिए सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, स्वतुल्य। स्वतुल्य का मतलब है कि क्या एक जैसे अवयव R के अंदर जाएंगे, एक जैसे अवयव। अब यहाँ पर अवयव क्या है, यहाँ पर अवयव है त्रिभुज, और त्रिभुज इस R के अंदर तभी जाएंगे जब वो सर्वांगसम होंगे। ये बातें पकड़ो आप। आपको जो पूरा समुच्चय मिला है वो त्रिभुजों का मिला है, और संबंध के अंदर खासियत क्या है, सर्वांगसम की खासियत है। तो स्वतुल्य देखने के लिए A1 R के अंदर होना चाहिए। मतलब इस T2 संबंध स्वतुल्य कब बनता है, जब A, A कहाँ हो, R के अंदर हो। मतलब यहाँ पर अगर पहला वाला और दूसरा वाला दोनों एक जैसे होने चाहिए। मतलब अगर यहाँ T1 है तो यहाँ भी T1 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ भी क्या होना चाहिए, T1 होना चाहिए। अब देखो क्या ये बात सत्य हो रही है? सत्य होने का मतलब क्या T1 के सर्वांगसम होगा? अगर होगा तो ये इस संबंध के अंदर चला जाएगा, वरना इस संबंध के अंदर नहीं जाएगा। तो T1 के सर्वांगसम होगा। हाँ भाई, हर त्रिभुज अपने आप के सर्वांगसम होता है। T1 क्या है, एक त्रिभुज है ना, हर त्रिभुज अपने आप के सर्वांगसम होता है। तो यस, ये क्या है, एक स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य के बाद आता है सममित। सममित का मतलब है कि अगर A, B R के अंदर है, अगर A, B का है R के अंदर है, तो B, A को भी R के अंदर होना पड़ेगा।
ठीक, मतलब अगर T1 और T2 R के अंदर हैं, अगर T1, T2 R के अंदर है, R के अंदर होने का मतलब क्या है कि T1 सर्वांग सम है किसके, T2 के, क्योंकि उसने ऐसा दिया है। हमें क्या सिद्ध करना है, क्या T2 सर्वांग सम होगा T1 के। तो भाई अगर एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम है तो दूसरा वाला भी तो पहले त्रिभुज के सर्वांग सम होगा, है ना। अगर एक त्रिभुज दूसरे के सर्वांग सम है तो दूसरा वाला पहले के सर्वांग सम होगा। तो ये बिल्कुल सही बात है ये भी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सममित भी है। सममित के बाद आता है आपका संक्रामक। संक्रामक में क्या होता है कि अगर T1, T2 R के अंदर है और T2, T3 भी R के अंदर है, तो क्या T1 और T3 R के अंदर होंगे। देखो ऐसे समझो कि T1 जो है वो सर्वांग सम है T2 के और T2 सर्वांग सम है T3 के। तो T2 से T2 कट गया तो T1 किसके सर्वांग सम आ गया, T3 के। तो हो गया सिद्ध। यहाँ भाई T1 और T3 भी क्या है, आपस में सर्वांग सम है। ठीक है, अब ये स्वतुल्य भी है, ये सममित भी है, ये संक्रामक भी है। तो ये संबंध क्या बन गया, तुल्यता संबंध बन गया। क्लियर है, आप इसका हल देख सकते हो यहाँ से। उदाहरण नंबर 3 कह रहा है मान लिया कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय। मतलब अब की बार जो आपको संबंध मिला है वो सारी रेखाओं का समुच्चय है, उसके अंदर सारी रेखाएं आएंगी। ठीक है, कैसी भी रेखाएं, जैसी आप बना सकते हो सारी रेखाएं बना लो। ठीक है जी। तथा R, देखो संबंध क्या मिला है, संबंध समझो। कह रहा है L1 रेखा L2 पर लंब है। संबंध के अंदर खासियत क्या है कि पहली रेखा दूसरे पर लंब है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये सममित तो है लेकिन ना स्वतुल्य है और ना संक्रामक है। फिर वही बात, अगर क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट भी पूछा हुआ भी है, सिद्ध करने को वो नहीं देगा, वो सीधा ये बोलेगा क्या ये तुल्यता संबंध है। ठीक है, ऐसे कुछ पूछेगा। तो देखो स्वतुल्य के लिए A, जो है वो R के अंदर होना चाहिए। यहाँ A क्या है, A है रेखाएं और संबंध क्या है, लंब। अब A, R के अंदर कब जाएगा, जब A पर क्या हो, लंब हो। क्या कोई रेखा खुद पर लंब हो सकती है, नहीं हो सकती ना। लंब होने के लिए एक रेखा और चाहिए भाई जो 90 डिग्री का कोण बनाए। लेकिन ये कह रहा है ये रेखा इसी रेखा पर लंब हो, तो नहीं है संभव। इसका मतलब ये स्वतुल्य है ही नहीं। दूसरी बात रही सममित की। हाँ जी, सममित तो बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर ये रेखा आपकी, ये वाली जो रेखा है इस रेखा पर लंब है, तो भाई साहब ये वाली रेखा भी तो इस रेखा पर लंब है। अगर ये रेखा इस रेखा पर लंब है तो ये वाली भी रेखा तो इस पर लंब है। इसका मतलब ये सममित है। सममित क्या होता है, अगर A, B R के अंदर है तो उसका उल्टा भी R के अंदर हो। मतलब अगर L1 L2 पर लंब है तो L2 भी L1 पर लंब हो। तो है, तो देखो L2 L1 पर लंब है, 90 डिग्री बना रही। और तीसरी बात क्या होती है, तीसरी बात होती है कि अगर L1 L2 पर लंब है, L1 किस पर लंब है, L2 पे, और L2 लंब होना चाहिए L3 पे। यहाँ पर हम 3 अवयव उठाते हैं ना, कितने उठाते हैं, 3 अवयव उठाते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा L1 हो गया, ये हमारा L2 हो गया। L1 L2 पर लंब है और L2 L3 पर लंब होनी चाहिए। ये हमने L3 रेखा मान ली। ये L1 L2 पर लंब हो गई, ये L2 L3 पर लंब हो गई। तो क्या ये L1 इस L3 पर लंब है, भाई साहब ये तो L1 है, ये L3 है। कहाँ से लंब दिख रही है, इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, ये तो समांतर रेखा है। इसका मतलब ये संक्रामक नहीं है, तो ये केवल सममित ही है। यही उसने पूछा था कि सिद्ध करो ये सममित ही है, लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। तो इसका हल आप यहाँ से देख सकते हो। क्लियर, ठीक है। यहाँ देखो, सिद्ध कीजिए कि इस समुच्चय में ये संबंध मिला है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 स्वतुल्य है, परंतु ना तो सममित है और ना ही संक्रामक। ये तो बहुत आसान है। स्वतुल्य देखने के लिए यहाँ का हर अवयव अपने आप से संबंध रखना चाहिए। तो 1 का 1 से संबंध दिया हुआ है, 2 का 2 से संबंध दिया हुआ है, 3 का 3 से संबंध दिया हुआ है। ठीक है, तो स्वतुल्य है। उसके बाद सममित। सममित में क्या होता है, अगर A, B R के अंदर है तो उसका उल्टा B, A भी R के अंदर हो। तो देखो 1, 2 R के अंदर है, इसका उल्टा क्या होगा, 2, 1 क्या वो R के अंदर है, नहीं है। तो ये
सममित नहीं है। संक्रामक में क्या देखते हैं हम कि अगर a कॉमा बी आर के अंदर है और b कॉमा सी आर के अंदर है तो b से b काट दो, a कॉमा सी भी आर के अंदर होना चाहिए। क्लियर है? देखो जी 1 कॉमा 2 आर के अंदर है, ये दिया हुआ। 2 कॉमा 3 ये वाला, ये भी आर के अंदर है। ठीक है जी। अब 2 से 2 काट दो तो 1 कॉमा 3 भी आर के अंदर होना चाहिए, लेकिन क्या है यहाँ पे दे रखा है कहीं पे 1 कॉमा 3 नहीं दिया हुआ ना, इसका मतलब ये संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, तो इसका हल ये है, आसान सा हल है। ठीक, उदाहरण नंबर 5 से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म पे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।